Dear student, in this video lecture we are going to discuss oncovirus। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, oncovirus वो वायरस होते हैं जिनमें ऑन्कोजीन पाई जाती है, राइट। तो ऑन्कोजीन क्या होता है, कुछ सर्टेन जीन्स होते हैं जो किसी भी कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये जीन्स किसी सेल में एक्टिव हो जाएं या इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाए तो ये वहाँ पे कैंसर फॉर्मेशन कर देते हैं। तो कैंसर फॉर्मेशन जीन को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। तो कुछ ऐसे वायरस भी डिस्कवर हुए हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स पाए जाते हैं जो कैंसर फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे जीन्स को हम ऑन्कोजीन कहते हैं और वो वायरस जो इनको रखता है उनको हम ऑन्कोवायरस कहते हैं। तो ऑन्कोवायरस दो कैटेगरी में हम यहाँ क्लासीफाई करते हैं। कुछ ऐसे ऑन्कोवायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है जिनको डीएनए ऑन्कोवायरस कहते हैं, और कुछ ऑन्कोवायरस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इनको आरएनए ऑन्कोवायरस कहते हैं, राइट। यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिविटी में ऑन्कोवायरस की जेनेटिक नेचर को लेके क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो जैसे अगर हम डीएनए ऑन्कोवायरस की कुछ एग्जांपल देखें तो इसमें कुछ डीएनए ऑन्कोवायरस जो हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हर्पीज वायरस, SV40, ह्यूमन पैपिलोमा, पॉलियोमा वायरस, एडिनो वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये कुछ सर्टेन वायरस हैं जो कि सर्टेन टाइप के कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। अब जैसे अगर हम हर्पीज वायरस को देखें तो हर्पीज वायरस जो है एक डिजीज है, कापोसी सार्कोमा। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर्स हैं इनको पूछ लिया जाता है। तो कापोसी सार्कोमा जो है ये फैलाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये सर्वाइकल कैंसर फैलाता है। और जो सर्वाइकल जो कैंसर है इसकी वैक्सीन्स प्रेजेंटली अवेलेबल है जो हमें सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, लेकिन वो एज स्पेसिफिक है। गर्ल्स में 27 ईयर्स से पहले इस वैक्सीन को हम यूजुअली यूज करते हैं, और मेल के केस में जो है 22 ईयर्स से पहले ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाया जाता है जो कि हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ और भी वायरस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है जो कि लीवर के अंदर जाके वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है और सर्टेन केस में वो वहाँ लीवर कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया में ये हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट है, और ये लेटर स्टेज में जो है कभी कभी लीवर कैंसर के लिए एक रीजन बन जाता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डीएनए ऑन्कोवायरस के जो कि जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जा रहा है और जो सर्टेन टाइप का कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। इसके अलावा एपिस्टीन बार वायरस जो है वो जो है एक सर्टेन टाइप का कैंसर कॉज करता है, इसको कहते हैं नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे कैंसर के नाम लिखे हैं वो भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि कभी कभी वो कैंसर के नाम से भी वायरस को पूछ लेता है। बट मैक्सिमम केस में वो जेनेटिक मटेरियल के बेस पे ही यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो ऑन्कोवायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। अब ये जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे इस कैटेगरी में कुछ वायरस हैं जैसे HTLV1 और HTLV2। HTLV1 ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस 1, HTLV2 ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस 2, HTLV2 सीमियन वायरस 14 एंड सम रेट्रोवायरस। कुछ रेट्रोवायरस जो हैं जिनमें, चूँकि रेट्रोवायरस में जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो कुछ रेट्रोवायरस भी कैंसर में रोल प्ले करते हैं। हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि रेट्रोवायरस किस तरीके से कैंसर डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई HTLV जो 1 होता है ये कौन सा कैंसर कॉज करता है, तो इससे जो कैंसर कॉज होता है वो है एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, राइट। तो HTLV1 से एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया एक कैंसर होता है जो ब्लड कैंसर का टाइप है, ये फैलता है। और HTLV जो 2 है इससे जो कैंसर कॉज होता है वो है हेरी सेल ल्यूकेमिया, राइट, हेरी सेल ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया हम ब्लड कैंसर के लिए यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी,
और उसमें अगर एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया है तो वो HTLV-1 कॉज करेगा, और अगर हेरी सेल ल्यूकेमिया है तो वो HTLV-2 कॉज करेगा। इसके अलावा कुछ रेट्रोवायरस भी हैं, रेट्रोवायरस को मैं आगे डिटेल डिस्कस करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। रेट्रोवायरस एक कैटेगरी है, तो इस रेट्रोवायरस में अगर हम वायरस देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वायरस है वो है RSV, राउस सार्कोमा वायरस, राइट, राउस सार्कोमा वायरस, FELV और MMTV, ये 3 रेट्रोवायरस हैं जो कि कैंसर में रोल प्ले करते हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि क्या सारे रेट्रोवायरस कैंसर कॉज करते हैं? नहीं, सारे रेट्रोवायरस कैंसर कॉज नहीं करते। कुछ ही रेट्रोवायरस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, और जो कैंसर कॉज करते हैं इन रेट्रोवायरस के लिए एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है और उसको कहते हैं नॉन डिफेक्टिव रेट्रोवायरस। ये हमेशा याद रखना, नॉन डिफेक्टिव रेट्रोवायरस, ठीक है। अच्छा, कुछ रेट्रोवायरस ऐसे हैं जो कैंसर कॉज नहीं करते, तो उनके लिए हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी डिफेक्टिव रेट्रोवायरस भी यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा कभी कभी ये वर्ड भी सामने आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो राउस सार्कोमा वायरस, FELV, MMTV, ये नॉन डिफेक्टिव रेट्रोवायरस हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई ऑन्कोवायरस क्या है, फिर इसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, राइट। अब यहाँ पे 2 DNA वायरस, देखिए यहाँ पे हम हर कैटेगरी से एक एक वायरस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे ताकि दोनों ही वायरस की जो मैकेनिज्म है कि वो कैंसर कैसे कॉज कर रहा है वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो पहले हम जो है यहाँ पे DNA वायरस को देखेंगे कि जो DNA वायरस है वो कैसे जो है कैंसर कॉज करता है, ठीक है, दोनों की, क्योंकि थोड़ा सा मैकेनिज्म में स्लाइटली डिफरेंस है। तो जो DNA वायरस मैकेनिज्म है इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लाइटली डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए मैकेनिज्म के बारे में। देखिए DNA वायरस में हमने एक वायरस पढ़ा था, पैपिलोमा वायरस, राइट। तो पैपिलोमा वायरस की यहाँ पे मैकेनिज्म जो है अगर मैं देखूँ तो पैपिलोमा वायरस जो है ये क्या करता है, 2 प्रोटीन बनाता है, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको नाम दिया गया है E6 एंड E7, राइट, E6 एंड E7 प्रोटीन। और ये प्रोटीन करती क्या है? आपने 2 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, P53 और RB जीन। मैं अलग से इन पे वीडियो लेक्चर्स भी बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो E6 प्रोटीन जो है ये क्या करती है, P53 को टारगेट करती है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। और जो E7 है ये क्या करती है, रेटिनोब्लास्टोमा की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। और ये दोनों ही जो जीन हैं ये कैसी जीन्स हैं, ये हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से ही क्लियर है कि ये बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं, ये ट्यूमर नहीं बनने देते। अब जब ये जीन ही अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। ट्यूमर फॉर्म होते ही सेल कैंसरस हो जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब पैपिलोमा वायरस जो है ये क्या करते हैं, ये 2 प्रोटीन बनाते हैं, E6 एंड E7 प्रोटीन। ये P53 और रेटिनोब्लास्टोमा की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। E6 P53 को करता है, E7 RB जीन्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। ये दोनों ही जीन्स ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं, और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सेल जो है वो डिवीजन को रेगुलेट नहीं कर पाती और फाइनली वहाँ कैंसर बन जाता है। तो DNA वायरस की जो मैकेनिज्म है इसमें जितनी भी वायरस हैं इनमें ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो DNA वायरस होते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं ट्यूमर सप्रेशर जीन को, राइट। तो जो मोस्टली DNA वायरस हैं, जो DNA वायरस में कौन से DNA वायरस, ऑन्को वायरस जो कैंसर बनाते, तो मोस्टली DNA ऑन्को वायरस जो हैं ये ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ब्रॉडली आपको आइडिया लग गया कि वही जो DNA ऑन्कोवायरस हैं वो ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। उसमें एक एग्जांपल हमने देखा पैपिलोमा का। एक दूसरा वायरस और है यहाँ पे, अगर आप इसको याद रख पाएँ, एडिनो वायरस, राइट। ये मैंने DNA वायरस की कैटेगरी में लिखा था। तो ये एडिनो जो वायरस है ये क्या करता है, ये भी 2 प्रोटीन बनाता है। इन 2 प्रोटीन्स का नाम है E1A एंड E1B प्रोटीन, ठीक है।
तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करती हैं, ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं। तो जो E1A है वो यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, और जो E1B है वो यहाँ पे P53 जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ये प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी तो फाइनली जो है आगे चल के क्या हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग गया कि भाई जो DNA ऑन्कोवायरस हैं उनके मोस्टली केसेज में क्या होता है, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी ब्लॉक होते ही सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कैंसर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हमने DNA वायरस में 2 एग्जाम्पल देखे, पैपिलोमा वायरस का और एडिनो वायरस का। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, और उसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पैपिलोमा वायरस का है, राइट। अब जो मैकेनिज्म है वो है RNA वायरस की, कि भाई जो RNA वायरस है जिसमें RNA ऑन्कोवायरस में जो है रिट्रोवायरस की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि रिट्रोवायरस मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए रिट्रोवायरस मैकेनिज्म जो है, इससे पहले हल्का सा हमें रिट्रोवायरस की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि जो रिट्रोवायरस होते हैं ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म में इनकी स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए अगर हम किसी भी रिट्रोवायरस को देखें तो उस रिट्रोवायरस के चारों तरफ आपको इस तरीके से एक एनवलप मिलेगा, राइट। इसके अंदर जो है आपको कैप्सिड मिलेगा, ये कैप्सिड है, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपको 2 RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें 3 प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ये 3 प्रोटीन जो हैं इनके नाम भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये तीनों प्रोटीन जो हैं कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि वही वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो रिट्रोवायरस के अंदर रिट्रोवायरस कैरी करता है, ठीक है। ये इस तरीके से रिट्रोवायरस के लिस्ट, ठीक है। अब देखिए जो सबसे बाहर की तरफ है ये है एनवलप, ये क्या है, एनवलप है, ये हो गया एनवलप। तो ये एनवलप्ड वायरस है। इसके अंदर जो है ये पाया जाता है, ये बहुत ही एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ बस आप इसको समझिए, ये है कैप्सिड। इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल RNA मॉलिक्यूल पाया जाता है, और RNA मॉलिक्यूल जो है वो प्लस टाइप का होता है। अब ये प्लस और माइनस क्या है ये हम बताएंगे। इसके अंदर 3 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और ये जो 3 प्रोटीन्स हैं इनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो है इंटीग्रेज, राइट, इनके फंक्शंस भी हम देखेंगे, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, और एक तीसरा होता है इंटीग्रेज, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये 3 प्रोटीन्स यहाँ पाई जाती हैं इसके अंदर, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे tRNA के भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो tRNA पाया जाता है ये एक्ट एज ए प्राइमर, क्योंकि जब DNA बनेगा तो वहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ प्राइमर का काम कौन करता है, रिट्रोवायरस में tRNA करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो रिट्रोवायरस स्ट्रक्चर जो है ये इस तरीके से एक रफ डायग्राम हमने देखा कि भाई यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ जो है एनवलप पाया जाता है। एनवलप जो है, अब जो एनवलप है ये एक तरीके का लाइपोप्रोटीन नेचर होती है इसकी, और ऐसा माना जाता है कि ये एनवलप जो है जब ये वायरस होस्ट ह्यूमन सेल से निकलता है तो वहाँ होस्ट सेल से ये कुछ मेम्ब्रेन का पार्ट ले लेता है और वही एनवलप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये एनवलप जो है लाइपोप्रोटीन नेचर का है। उसके अलावा जो अंदर कैप्सिड पाया जाता है वो प्रोटीन है, जैसा कि वायरस में हम 2 पार्ट देखते हैं, एक तो कैप्सिड और एक न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में यहाँ पे RNA पाया जाता है, प्लस टाइप का RNA होता है कैप्सिड, और कैप्सिड के बाहर एनवलप। इसके अलावा यहाँ 3 प्रोटीन पाई जाती हैं, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल tRNA के पाए जाते हैं। और ये जो tRNA होता है ये ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एज ए प्राइमर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो वहाँ प्राइमर का काम
कौन करेगा? टीआरएनए मॉलिक्यूल। और इसको जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है इसको रिट्रोवायरस ही कैरी करता है। अब यहाँ पे रिट्रोवायरस का जनरल एक हमने ये स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब होता क्या है, जब ये एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन वैज्ञानिक का नाम था पीटन रॉस, राइट। तो पीटन रॉस जो है, इन्होंने 1911 में देखा कि भाई चिकन फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं इनमें कैंसर के लिए एक वायरस रेस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने चिकन सार्कोमा जो है उसकी चिकन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ देखा कि भाई चिकन सार्कोमा के लिए वहाँ रेस्पॉन्सिबल एक वायरस है, और इस वायरस को उन्होंने जो नाम दिया वो जो है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो एक वायरस था इस चिकन सार्कोमा में, और इस वायरस को इन्होंने नाम दिया राउस सार्कोमा वायरस, राइट। तो ये पहली ऐसी डिस्कवरी थी जो यहाँ पे एक रिट्रोवायरस का इन्वॉल्वमेंट बता रही थी, किसमें? चिकन सार्कोमा में, मतलब एक कैंसर में रिट्रोवायरस का इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले पीटर रॉस ने देखा। इन्होंने ये देखा कि भाई इसीलिए इसको राउस सार्कोमा वायरस बोला गया, क्योंकि ये सार्कोमा टाइप का कैंसर कॉज कर रहा था और पीटर रॉस ने डिस्कवर किया था, इसलिए राउस सार्कोमा। और चूंकि ये फैक्टर जो एक वायरस था तो राउस सार्कोमा वायरस, इसीलिए इसको राउस सार्कोमा वायरस या आरएस भी बोलते हैं। इन्होंने बाद में फिर इसकी स्ट्रक्चर वगैरह तो वहाँ नॉन ही थी। इन्होंने ये देखा कि जो रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस क्या करते हैं कि ऐसा क्या है रिट्रोवायरस के जीनोम में जो कैंसर कॉज यहाँ पे कर रहा है। तो इसकी मैकेनिज्म के लिए हमें थोड़ा सा सेल का इन्फेक्शन साइकिल देखना पड़ेगा। देखिए ये एक सेल मेम्ब्रेन है, राइट। सेल मेम्ब्रेन में ये एक रिट्रोवायरस आया। रिट्रोवायरस जो है, जैसे ही रिट्रोवायरस आया तो रिट्रोवायरस के अंदर दो डीएनए मतलब जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि एक रिट्रोवायरस के अंदर कितने आरएनए होते हैं? 2 आरएनए होते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन से ये अटैच होके एनवलप इससे जैसे ही अटैच होगा तो दोनों ही आरएनए मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं, और बाकी प्रोटीन्स वगैरह भी यहाँ रिलीज कर दी जाती हैं। तो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल हैं, जो रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, राइट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जैसे जो आरएनए मॉलिक्यूल है, इस आरएनए मॉलिक्यूल के साथ एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट से। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बनता है, इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो एक तो यहाँ पे आरएनए था और एक ही मॉलिक्यूल यहाँ क्या बन गया? डीएनए। तो ये हाइब्रिड डीएनए बन गया। तो एक एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं आरएनएज एच, हाइब्रिड आरएनएज। तो ये मतलब जब भी कभी हाइब्रिड मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक स्ट्रैंड डीएनए हो एक स्ट्रैंड आरएनए, तो वहां पे ये आरएनए को क्या करता है? डिग्रेड कर देता है। तो आरएनएज एच एंजाइम सेल के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो वो जो है इस हाइब्रिड मॉलिक्यूल जिसमें एक स्ट्रैंड डीएनए है एक स्ट्रैंड आरएनए है, यहाँ से क्या करेगा, वो इस आरएनए को तो डिग्रेड कर देगा, और यहाँ पे फाइनली क्या बचा? एक डीएनए मॉलिक्यूल बचा। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल से जो है फिर से जो है इस डीएनए मॉलिक्यूल की एक और कॉपी इसके साथ बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये फाइनली वायरल डीएनए कंप्लीट हो गया, वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हुई। ये सारी प्रोसेस होस्ट सेल के अंदर चल रही है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, इससे डबल स्ट्रैंड जो डीएनए बना है, यहाँ भी सेम एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो एंजाइम है वो सेम ही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है ये अब करेगा क्या?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को फॉलो करता है। अब ये वायरल डीएनए जो है ये न्यूक्लियस है होस्ट सेल का, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ये सारा प्रोसेस जो हमने अभी तक स्टडी किया ये किसके अंदर स्टडी किया है, ये सारा होस्ट सेल के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये है एक रेट्रोवायरस। अब क्या होगा, ये जो वायरल डीएनए है ये अंदर चला जाएगा न्यू होस्ट के उसमें, और वहाँ पे जो हमारा डीएनए है उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। और जब ये होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसको कहते हैं प्रोवायरस। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के साथ तो इसको कहते हैं प्रोवायरस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्रोवायरस मतलब होस्ट डीएनए, जो वायरल डीएनए है वो इनसाइड द होस्ट डीएनए, ठीक है। तो जो वायरल डीएनए जब होस्ट डीएनए के अंदर आ जाए तो यहाँ पे प्रोवायरस का डिफाइन कैसे करेंगे, वायरल डीएनए प्रेजेंट इन या इंटीग्रेट इन होस्ट डीएनए। जब होस्ट डीएनए में वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो जाए तो वहाँ पे उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोवायरस, उस वायरस डीएनए को बोलेंगे प्रोवायरस, ठीक है। अब जो है ये जो वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए है इसको अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कि भाई यहाँ पे होता क्या क्या है। तो देखिए कोई भी अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है वायरस का, रेट्रोवायरस का, इस केस में उसमें कुछ रीजन पाए जाते हैं। ये जो रीजन है ये कौन कौन से हैं, देखिए इसका जो टर्मिनल रीजन है इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है और ये आपको हमेशा याद रखनी है, इसको कहते हैं LTR, राइट। ये राइट साइड में भी होता है और ये लेफ्ट साइड में भी होता है। तो ये जो LTR है इसका फुल फॉर्म बनता है लॉन्ग टर्मिनल रीजन, ठीक है। तो LTR ये राइट में भी है और ये लेफ्ट में भी है। इसकी लंबाई अगर देखें तो 250 से लेके 600 बेस पेयर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगा, लॉन्ग टर्मिनल रीजन, लॉन्ग टर्मिनल रीजन, ठीक है। तो ये जो LTR है ये दोनों साइड में पाया जाएगा, 250 से 600 बेस पेयर तक लॉन्ग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो LTR है ये एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की तरह काम करता है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। और ये जो बीच में रीजन है, राइट, ये जो बीच वाला रीजन है LTR के बीच वाला ये है ओपन रीडिंग फ्रेम, राइट। ओपन रीडिंग फ्रेम वो पार्ट होता है डीएनए का जो प्रोटीन बनाएगा। इस ओपन रीडिंग फ्रेम में 3 प्रोटीन्स तो हर रेट्रोवायरस में पाया जाएगा, और ये 3 प्रोटीन कौन से हैं, गैग, पॉल और ENV। ये 3 प्रोटीन तो हर रेट्रोवायरस में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ रेट्रोवायरस में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन पाया जाता है, और ये ही वो जीन है जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। तो आपको अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए को थोड़ा सा जूम करके देखो तो आप ये पाओगे कि राइट और लेफ्ट दोनों रीजन में एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्मिनल रीजन LTR, राइट LTR, लेफ्ट LTR। ये 250 से 600 बेस पेयर तक लंबा होता है। और ये जो LTR रीजन है इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में यूजुअली पाए जाते हैं। ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो यूकैरियोटिक प्रमोटर होते हैं वो वीक प्रमोटर होते हैं और वो कम प्रोटीन बनाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं और वहाँ प्रोटीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है। किसी भी रेट्रोवायरस में LTR के बीच का जो रीजन है उसको ORF बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम। और ORF जो है इसमें कुछ जीन्स पाए जाते हैं, 3 ऐसे जीन्स हैं जो हर रेट्रोवायरस में पाए जाएंगे, गैग, पॉल और ENV। यहाँ पे जो एनवलप प्रोटीन्स होती हैं इनको ENV जीन्स बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इसको पॉल बनाता है, और गैग जो है वो कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स बनाता है। तो इनके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं, ठीक। और इंटीग्रेज जो है उसको भी पॉल बनाता है।
ये जो गैग पॉल एन जीन है, इसके अलावा कुछ रेट्रोवायरस में प्रोटोऑन्कोजीन पाई जाती है, और जिन रेट्रोवायरस में प्रोटोऑन्कोजीन पाई जाती है वो रेट्रोवायरस ऑन्कोजेनिक नेचर के होते हैं, वो कैंसर फॉर्म करेंगे। क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन में मैं बता चुका था कि प्रोटोऑन्कोजीन ऐसे जीन्स हैं जो यूकैरियोटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रिसेप्टर्स वो बना रहे हैं, और ये अगर एक्टिव हो जाएं तो ये कैंसर बना देते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन किस तरीके से यहाँ कैंसर कॉज करते हैं वो हम देखेंगे। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि क्यों सारे रेट्रोवायरस कैंसर नहीं बनाते, कैंसर फॉर्म नहीं करते, क्योंकि ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है ये सब में नहीं पाई जाती, राइट। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से हमने ये मैकेनिज्म देखी। अब हम ये देखते हैं कि जो रेट्रोवायरस हैं ये जो है किस तरीके से आगे कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे जो HIV है वो भी एक रेट्रोवायरस है, राइट, लेकिन वो कैंसर नहीं बनाता है, राइट। और उसमें टोटल जो जीन्स है, ये याद रखना है, HIV के अंदर जो टोटल जीन्स हैं वो 9 है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि HIV जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है, राइट, और उसमें टोटल कितनी जीन्स पाई जाती है, 9 है। इसका मतलब वहाँ पे गैग पॉल एन के अलावा 6 और जीन्स पाई जाती हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि HIV के अंदर एक भी प्रोटोऑन्कोजीन नहीं है, इसीलिए HIV कैंसर नहीं बना कॉज करता, राइट। और यूजुअली एक रेट्रोवायरस में 3 से 4 जीन्स पाई जाती हैं, जिसमें 3 जीन्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, गैग, पॉल और एन। गैग जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है, ये कई बार फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, राइट। जो पॉल है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाता है और इंटीग्रेज, और एन जो है वो एनवलप प्रोटीन, क्योंकि एनवलप में कुछ ऐसी प्रोटीन पाई जाती हैं जिनको स्पाइक्स कहते हैं, और ये एनवलप प्रोटीन्स एनव जीन के द्वारा बनाई जाती हैं। प्रोटोऑन्कोजीन हर रेट्रोवायरस में नहीं होता, जिनमें होता है वो कैंसर कॉज करते हैं। तो इस तरीके से अब मान लो कोई रेट्रोवायरस ऐसा है जिसमें प्रोटोऑन्कोजीन पाया जा रहा है, तो होता क्या है, जब वो एक होस्ट सेल के अंदर आएगा तो वो वायरल डीएनए बनाएगा। वायरल डीएनए क्या करेगा, इसके होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा, और जैसे ही वो होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा तो उस कंडीशन में हम वायरस को क्या कहते हैं, प्रोवायरस। और वो करता क्या है कि मान लो उस वायरस के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन थी, एक प्रोटोऑन्कोजीन का एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, SRC, राइट। तो इस SRC प्रोटोऑन्कोजीन का जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस प्रोटोऑन्कोजीन के पास में कौन सा रीजन है, LTR, और LTR कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर प्रोटीन क्या बनाते हैं, ज़्यादा। तो ये जो SRC प्रोटीन है ये होस्ट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बनेगी, और बहुत ज़्यादा जैसे ही बनेगी तो ये जो SRC प्रोटीन है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होती है। ये यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के रूप में इस प्रोटीन को स्टडी कर रहा हूँ। SRC जो एक सेल सिग्नलिंग प्रोटीन है, और ये SRC टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम होता है जिसको बनाता है, टायरोसिन काइनेज, ठीक है। तो ये जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है ये जब बहुत ज़्यादा बनेगा तो सेल सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, और सेल का जो डिवीजन है वो अनरेगुलेटेड हो जाता है और कैंसर बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो रेट्रोवायरस हैं जिनके अंदर प्रोटोऑन्कोजीन पाई जाती है वो इस तरीके से कैंसर कॉज कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है क्या ये मतलब सिर्फ वायरस में ही पाए जाते हैं या फिर वर्टिब्रेट्स में भी इनकी कॉपी पाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो 1976 में जिनका आंसर जो है बिशप एंड वार्मस ने दिया था। तो हुआ ऐसा कि बिशप और वार्मस जो है एक थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि बिशप एंड वार्मस थ्योरी भी इसको कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखिए बिशप एंड वार्मस थ्योरी, इसको इसी नाम से पढ़ा जाता है। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने अब तक रेट्रोवायरस की स्ट्रक्चर, रेट्रोवायरस का एक लाइफ साइकिल, और रेट्रोवायरस किस तरीके से जो है उसका जीनोम जो है इंटीग्रेट होता है उसका एक ब्रीफ में एक मैकेनिज्म देखी। बिशप एंड वार्मस थ्योरी जो है वो 1976 में आई थी, और 1976 में बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक इन्होंने फैक्ट बताया। इन्होंने बोला कि जो प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं जो वायरस में पाए जा रहे हैं, जो रेट्रोवायरस में पाए जा रहे हैं, राइट, ये प्रोटोऑन्कोजीन ऐसा नहीं है कि ये रेट्रोवायरस में ही पाए जा रहे हों। इनकी
कॉपी वर्टिब्रेट्स और इनफैक्ट ह्यूमन में भी है, राइट। इसका मतलब कि वायरल ऑन्कोजीन मतलब इनकी एक तो वायरल कॉपी होती है, राइट, और दूसरी क्या है, सेल्यूलर कॉपी है। इन्होंने देखा कि अगर हम ये स्टडी कर रहे थे एसआरसी जीन को, ठीक है, एसआरसी जीन को स्टडी कर रहे थे। तो एसआरसी जीन है, ये एक प्रोटीन बनाती है और इस प्रोटीन का नाम है टायरोसिन काइनेज प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है, टायरोसिन काइनेज प्रोटीन। तो इन्होंने ये देखा कि जो एसआरसी प्रोटीन है, सॉरी एसआरसी जीन है, ये एक प्रोटीन बनाई टायरोसिन काइनेज, और इस एसआरसी जीन की कॉपी एक तो वायरस में पाई गई, इसको हमने कहा वीएसआरसी, और इसकी कॉपी सिर्फ वायरस में नहीं पाई गई, रिट्रोवायरस में, इसकी कॉपी सेल में भी पाई गई, इसको कहा गया सीएसआरसी, क्योंकि ये सेलुलर कॉपी थी। अब जो सीएसआरसी है इसका एक्सप्रेशन लो है, लो एक्सप्रेशन होता है, और लो एक्सप्रेशन के कारण क्योंकि सेल को इनकी डिमांड कम होती है और इनका एक्सप्रेशन भी क्या होता है, लो होता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रेट्रोवायरस एक होस्ट सेल में इन्फेक्ट करता है तो वीएसआरसी जो है वो होस्ट सेल के अंदर आ जाती है, और फाइनली जो है यहाँ पे दोनों कॉपी अवेलेबल हो जाती हैं, सीएसआरसी प्लस वीएसआरसी। अब दोनों ही जो है वो अपनी प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे इन प्रोटीन्स का जो लेवल है ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रोटीन लेवल बढ़ा, और जैसे ही प्रोटीन लेवल बढ़ा सेल का जो एक नॉर्मल रेगुलेशन पाथवे है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। रेट्रोवायरस इन्फेक्शन जैसे ही यहाँ करेगा, ठीक है, तो इस प्रोटीन का लेवल सेल में बढ़ गया, और जैसे ही सेल में इस प्रोटीन का लेवल बढ़ा तो फाइनली जो है सेल उस रेगुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और सेल किस में एंटर हो जाती है, कैंसर के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इन्होंने ये बताया कि प्रोटो ऑन्कोजीन जो हैं ये वो जीन्स हैं जो सेल में भी पाए जा रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की सेल में पाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी ये देखे गए हैं, और ह्यूमंस के अंदर मोर देन 40 प्रोटो ऑन्कोजीन्स देखे गए हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स पे मैं अलग से वीडियो लेक्चर भी बना चुका हूँ, उसकी लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो लेक्चर रेफर कर सकते हैं। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, बिशप और वार्मस ने 1976 में ये देखा कि ये सिर्फ वायरस में नहीं पाए जाते, इनकी कॉपी सेल होस्ट सेल में भी पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, ह्यूमंस में भी देखी गई है। तो जो वायरल कॉपी है उसको वीएसआरसी बोला गया, और जो सेलुलर कॉपी है उसको सीएसआरसी बोला गया। नॉर्मल जो सेलुलर कॉपी होती है उसका एक्सप्रेशन लो होता है, लेकिन जब कभी भी रेट्रोवायरस उसको इन्फेक्ट करे, किसको, होस्ट सेल को, तो वहाँ पे सीएसआरसी और वीएसआरसी दोनों मिलके प्रोटीन लेवल क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और फाइनली जो सेल है होस्ट सेल वो किस में एंटर हो जाती है, कैंसर में एंटर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो बिशप और वार्मस थ्योरी है वो क्या कह रही है, राइट। तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट था रेट्रोवायरस से रिलेटेड। फिर बिशप और वार्मस थ्योरी भी हमने यहाँ पे देखी, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑन्कोवायरस एंड रेट्रोवायरस से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हुए होंगे।